क्या इससे आपका जो बुखार है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बुखार उखार चल रहा है। ठीक है, कि जो हमारे टिश्यूज हैं उनको खाने का काम कर रहा है। ठीक है, उसी को वॉर मतलब कि भाई मारना शुरू करती है उसको। तो वॉर का ही परिणाम होता है कि हम लोग को कभी कभी बुखार आ जाता है। बुखार आ जाएगा भाई, सिर दर्द करेगा। SAR जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस मेडिसिनल केमिस्ट्री का, क्योंकि ये पिछली बार 20 नंबर में पूछा गया था। इस इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, दूसरा वाला थ्योरी जो है वो ये कह रहा है कि ये जो छेद देख रहे हो ना, ये छेद हमारे पास अपने आप से बड़ा हो जाएगा। इसको देख के बड़ा हो जाएगा। और आज से हजारों साल पहले जब कोई बीमार पड़ता था तो या तो वो मौत को जाता था या तो फिर उसकी इम्यूनिटी उस बीमारी को झेल लेती थी। दो ही चीज़ें होती थी। हम देखते हैं कि हजारों साल पहले तो किसी प्रकार की दवा आदि नहीं थी। इंसान बिना कपड़ों के आता था और बिना कपड़ों के ही चला जाता था। न पढ़ाई का डर, न बैक लगने का डर, और न कोई और चीज़। जो इंसानी दिमाग है उसके विकास का चरण कुछ इस प्रकार से चला कि वो आसपास की चीज़ों से सीखना शुरू किया। मान लो किसी इंसान को कोई बीमारी थी, उसने कुछ खा लिया और उसको खाने के कारण उसको उस बीमारी से आराम मिल गया। तो अब वो जब जब वो बीमारी होगी वो उस चीज़ को खाना शुरू कर देगा। और यही चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती गई। मानव सभ्यता भी बढ़ती गई और इसी के साथ जो हमारी एक तार्किकता है और हमारी जो बुद्धि है उसका भी विकास हुआ। और विकास के फलस्वरूप ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो दवाइयाँ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आसपास की प्रकृति है उससे ही हम लोगों ने अपनी बीमारियों का इलाज करना शुरू किया। अगर भारत की बात करें तो भारत में आज से लगभग 5 से 6 हज़ार साल पहले हम लोगों को सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ मिलते हैं जहाँ पर कि सर्जरी जैसी चीज़ों का जिक्र है और जड़ी बूटी और इन सब चीज़ों का भी वहाँ पर जिक्र हम लोग को देखने को मिलता है। सुश्रुत संहिता के बाद हम लोग अगर थोड़ा सा वेस्ट में जाएं तो वेस्ट में भी हम लोगों को कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आप जाते हो थोड़े वेस्ट में, दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका की एक ऐसी कहानी है कि भाई वहाँ पर दक्षिण अमेरिका के पेरू की कहानी है। और वहाँ की कहानी ऐसी है कि भाई वहाँ के जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं वो किसी खास प्रकार के पेड़ का जो छाल है उसका उपयोग करते थे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। बुखार वगैरह होता था ना जी, तो उन लोग वही पेड़ के छाल से वो जो है अपनी बीमारी को ठीक करते थे। फिर दक्षिण अमेरिका से लगभग ये बात मैं कर रहा हूँ 17वीं शताब्दी की, तो वहाँ से ये कहानी आती है इधर यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में। और वहाँ पर भी यही चीज़ सिस्टम शुरू हो गया कि भाई वो पेड़ है उसका छाल निकालो और उसको बुखार हो तो उसको भाई यूज़ कर लो। तो उसको यहाँ पर है कि भाई मैं जेमिनाई पे लिख के आया हूँ भाई, मतलब बेसिक किताब में नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ। तो वहाँ पर ये कहानी थी कि सूखी छाल वगैरह को पीस कर पानी में मिलाकर ये लोग पीते थे और उससे ये लोग बीमारी अपना ठीक कर लेते थे, बुखार वगैरह। तो ये जब हमारे पास यूरोप में आया तो यूरोप के लोग भी करना शुरू कर दिए। ठीक है, उन लोग जूसाइड्स पाउडर वगैरह बना लिए। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यूरोप के फ्रांसीसी जो हमारे पास थे उन्होंने इसको थोड़ा सा और अंदर घुस के पता करने का प्रयास किया कि भाई इसमें है क्या चीज़। हम देखते हैं कि ये कहानी आगे चलती रही जो भी खास प्रकार के पेड़ पौधे तब तक एकत्रित कर दिए जा चुके थे जिसका कि उपयोग लोग करते थे अपने बीमारियों को ठीक करने के लिए। अब बारी आती है कुछ ऐसे लोगों की जो प्रकृति में छुपे हुए रहस्य को जानना चाहते थे। यानी कि वो जानना चाहते थे कि ये जो बीमारी है वो इस पौधे के उपयोग से कैसे सही हो जा रही है। वो जाते हैं उस पौधे को चेक करते हैं और बहुत सारे, तो पुराने समय की बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास मॉडर्न टेक्निक के मशीन भी नहीं थे कि कोई चीज़ को तुरंत देखकर उसका पता लगाया जा सके कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसके कारण हम लोग देखते हैं कि इस पूरे जो हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है उसका जो सिलसिला है वो काफ़ी सालों लंबा चला। रिसर्च हुआ, लोग जानना शुरू किए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पता चली। जो महत्वपूर्ण पौधे और जड़ी बूटियां हम लोग यूज़ करते थे अपने बुखार वगैरह को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए, पाया गया कि उसमें कुछ विशेष प्रकार के ग्रुप्स मौजूद हैं और उन्हीं ग्रुप्स के मौजूद होने के कारण वो
हमारे बीमारी को ठीक कर रही है, शायद ऐसा हो सकता था, क्योंकि सब में वो ऐसा कुछ सेम सेम लग रहा था कि हाँ भाई उस सब में वो एक अल्कोहल सब में मिल रहा है, तो अल्कोहल में कुछ चीज़ हो सकता है कि हाँ भाई वो हमारी बीमारी को ठीक कर रहा है। तो कहानी आगे बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। आधुनिक विज्ञान तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि लगभग 19वीं सदी के अंत तक शुद्ध एलोपैथी वगैरह का जन्म हो चुका था। डॉक्टरों के पास कैकून वगैरह कुनैन वगैरह आ चुकी थी। तो कुनैन वगैरह के आने के बाद हम लोग देखते हैं कि रिसर्च चलती रही। क्लोरोक्वीन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा थोड़ा ये लोग समझना शुरू कर दिए थे। समझने का सिलसिला जारी रहा और प्रकृति के खजाने से आइडिया लेकर उन्होंने लैब में उसको शुद्ध किया और अंततः इन्होंने इसको गोली के रूप में, सिरप के रूप में बदला और धीरे धीरे यही विकास होकर हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री पूरा बन गया। मैंने अभी तक जो भी बात बताई है वो बस फालतू बात थी। एग्जाम में घंटा कुछ नहीं काम आने वाला है, ठीक है। एग्जाम में जो काम आने वाला है, अगर हम बात करें इस पेज पर, तो इस पेज पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग 2025 में पूछा गया था हमारे पास केमिस्ट्री के अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर में। इसके अलावा हमारे पास अभी और एक कुछ आप बताऊंगा, वन शॉट है भाई ये, तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संभावना है कि मतलब 5-5 नंबर में, 20-20 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी कुछ कुछ है, मैं बताऊंगा, अभी आगे टॉपिक्स हैं तो वहाँ पर हम लोग वो देखेंगे। हालांकि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ना है उसमें इतिहास की बातें नहीं पढ़नी है। ये बस ऐसे ही थी कि भाई हाँ कुछ ऐसे सिस्टम चला कि भाई बीमारी ठीक कर रहा है तो उसमें पता किया गया तो ऐसे ऐसे हुआ। उसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई कुछ कुछ पर आशंका थी कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हमारे बीमारी को ठीक कर सकता है, तो उसका यूज़ किया गया। कुछ लोग को सूट किया, कुछ लोग को सूट नहीं किया। जिन पर सूट कर लिया फिर वो आगे बढ़ना शुरू हुआ, जिन पे सूट नहीं किया उनको नहीं देना शुरू हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर जाएंगे तो भाई बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। हम लोग आज शुरू करते हैं ड्रग वगैरह क्या है। जो बेसिक कहानी थी वो हमने समझ ही लिए कि हाँ भाई धीरे धीरे करके ऐसे विकास हुआ। खैर आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत एग्जाम ओरिएंटेड पहला टॉपिक है ड्रग। ड्रग का डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। पहली बात करते हैं, मैं भाई ये तो भाई बस लिखा हुआ है ना, मतलब अथवा ऐसा ही बस। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कहानी है क्या। अगर भाई हम लोग ड्रग की बात करें तो ड्रग एक तो वो होता है भाई कि मतलब पिक्चर उच्चर में ड्रग का क्या सब स्मगलिंग और क्या क्या वगैरह करते रहते हैं। भाग वो कौन सा था यार, हेरा फेरी था नहीं, भागम भाग में शायद उसमें यूज़ हुआ था, ड्रग वगैरह का सिस्टम था उसमें। तो खैर वो ड्रग नहीं, नशीला पदार्थ वाला ड्रग की बात नहीं हो रही है। जब भी हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग की बात कर रहे हैं तो ड्रग मतलब दवा। ड्रग मतलब कि जो हम लोग पैरासीटामॉल खाते हैं या फिर कोई भी दवा खाते हैं तो वो सब हमारे पास ड्रग ही कहेंगे हम लोग यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करें तो अब ड्रग क्या है, दवा है। दवा क्या होती है? दवा भैया कोई बीमारी को ठीक करने वाली चीज़ होती है। तो बीमारी को ठीक करने वाली चीज़ होती है तो भाई शॉर्ट में तो हम लोग कह देंगे कि भैया ये क्या करती है, हमारे पास क्योर करने का काम करती है, बीमारी इलाज करने का काम करती है, ठीक है। थोड़ी सी अगर किताबी भाषा की बात करें तो किताबी भाषा हम लोग कहेंगे कि अ ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम के लिए, डायग्नोसिस यानी कि पहचान के लिए, और ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के लिए किसी बीमारी के। तो किसी बीमारी के रोकथाम के लिए, पहचान के लिए और इलाज के लिए हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है कि हर मेडिसिन जो भी आप मतलब आप पैरासीटामॉल पास शायद होगा मेरे पास, ये लो भाई, मतलब पैरासीटामॉल कहाँ गया मेरा, हाँ भाई। तो जो भी आप मेडिसिन खाते हो वो सारी मेडिसिन भाई गायब, भाई मेरा दवाई वगैरह में रखा रहता हूँ, गायब हो गया। तो जो भी आप मेडिसिन खाते हो वो सारी हमारे पास ड्रग होती हैं, परंतु सारे ड्रग जो हैं वो मेडिसिन नहीं हो सकते। कुछ ड्रग हमारे पास विषैले भी हो सकते हैं जो हमको मतलब काम ना करे, भाई मेडिसिन हमारे लिए ना हो, हमारा क्योर ना कर पाए। तो ये एक छोटी सी बात है, तो इसको भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेन बात हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसके लिए एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत 2-4 बातें हैं हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी अगर दवाई है
तो वो अच्छा कब कहा जाएगा? जब वो आपकी इलाज कर दे। ये तो आपके लिए हो गया। अगर एग्जाम में इस बात को लिखना है तो एग्जाम में ऐसे तो लिख दे के आ जाएंगे भाई जो हमारा इलाज कर दे, ऐसा थोड़ी होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग अगर हमसे कुछ पूछे कि ड्रग, एक आइडियल ड्रग, आदर्श दवा कैसी होती है, आदर्श औषधि कैसी होती है, तो हम लोग कहेंगे कि एक ऐसी औषधि जो कि लोकलाइज्ड एक्शन करे, जहां बीमारी है वहीं पर काम करे। लोकलाइज्ड एक्शन, लोकलाइज्ड एक्शन, लोकलाइज्ड एक्शन करे वो हमारे पास। मान लो कि पेट में दर्द है, दवाई खाया, पेट दर्द सही हो गया, सिर दर्द सही हो गया ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा दवा जो कि पेट में दर्द है तो पेट को ही सही करे, ये नहीं कि मतलब कोई दवा खाए और पता चला कि भाई दूसरे दिन आप कुछ और बन गए, है ना, आपका हार्मोन से चेंज हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। तो लोकलाइज्ड एक्शन की बात करें तो ऐसा दवा जो कि जहाँ पर चोट करना है वहीं पर चोट करे, मतलब कि जिस जगह को सही करना है उसी जगह को सही करे। द ड्रग शुड एक्ट ऑन द टारगेटेड साइड और ऑर्गन विदाउट अफेक्टिंग अदर हेल्दी टिश्यू। ये नहीं कि भाई दवा खाएं पता चला कि कल हरकतें हमारी चेंज हो गई, कुत्ता बन गए भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हमारे पास एग्जाम्पल भी है लोकल एनेस्थेटिक्स। हमारे पास डेंटल सर्जरी वगैरह जो होता है, दांत वात निकालने के लिए पहले यहाँ पर सुई वही लगा देगा भाई, तो उससे यहाँ का टिश्यू वगैरह खत्म हो जाएगा। तो केवल टारगेटेड यहीं पर वो टारगेटेड टिश्यूज पर ही वो काम करेगा। ये नहीं कि यहाँ पे दांत लगा दिए, यहाँ पर सुई लगा दिए कि भैया दांत निकालना दर्द ना हो, पता चला कि यार बाल सफेद होना शुरू हो गया, आँख दिखाई देना बंद हो गया। तो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। खैर, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। हो सकता है कि आइडियल ड्रग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखने को एग्जाम में पूछ दे, तो ऐसे जानने लायक ज़रूरी है। वन शॉट है तो ऊपर ऊपर से बस इसको 2x पे लगा के देख लो। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको हम लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है 5 नंबर में पिछली बार। तो एक ये बात हो गई। इसके अलावा भैया नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक, ये नहीं कि खा लिए तो पता चला कि उल्टी होना शुरू हो गया, ये सब नहीं करना है। द ड्रग शुड नॉट बी हार्मफुल, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। हालांकि हर ड्रग में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होता ही है, परंतु हम उसको हार्मफुल नहीं बोलेंगे। मान लो थोड़ा सा कुछ पैरासीटामोल खाए, हो सकता है कि पेट में थोड़ा सा कुछ दर्द वर्द होने लगे, या फिर आपके क्या कहते हैं उसको यार, छोड़ जाने दो, मतलब कुछ बीमारी वारी होने लगे यार, ठीक है, हार्मफुल कुछ होने लगे हमारे शरीर में, तो हम उसको बोल सकते हैं। खैर हालांकि पैरासीटामोल खाने पर जनरली हमारे पास पेट पर ही असर पड़ता है ना भाई, मतलब समझ सकते हो मैं क्या बोलना नहीं चाहता मैं उस चीज़ को। तो सेफ्टी की बात करें तो भाई दवा है तो सेफ तो होना ही चाहिए। ड्रग मस्ट बी हैव वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड हाई थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब आप समझ सकते हो कि इस दवाई से होने वाले फ़ायदा और इससे होने वाला नुकसान, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत अधिक होना चाहिए, और इसी को समझ लो कहते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक है। तो थेरेपेटिक इंडेक्स जो है इसका बहुत हाई होना चाहिए, मतलब कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो, नुकसान बहुत छोटी सी हो। मान लो फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो गया, अब फ़ायदा मान लो इतना ही हुआ, ठीक है, आपने पैरासीटामोल खाया, बुखार सही हो गया, दूसरे दिन आपको मलेरिया हो गया भाई, या फिर मान लो दूसरे दिन आपको कुछ और होना, शरीर में जो है कि वो चेचक हो गया भाई, तो चेचक हो गया, नुकसान ज़्यादा हो गया। तो अंतर हम लोग क्या देखें, नेगेटिव में चला जा रहा है। तो हमारे पास थेरेपेटिक इंडेक्स वगैरह जो है वो लो हो गया यहाँ पर, है ना। हाई थेरेपेटिक इंडेक्स होना चाहिए, उसके उपचार करने का जो इंडेक्स है, सूचकांक है, वो अधिक होना चाहिए। जिसका अधिक नहीं होता है, जनरली हमारे पास बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ होती हैं जैसे कि डिस्प्रिन वगैरह हम लोग लेते हैं, बहुत सारी ऐसे बहुत सारे हैं यार, निम्सोलाइट वगैरह है। तो ये सब जो है हमारे पास कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा करने के बजाय हमारे शरीर को ख़राब बहुत ज़्यादा कर देती हैं। किडनी ख़राब कर देगा भाई, लीवर ख़राब कर देता है, लीवर पे बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है कि या सेफ्टी वेफ्टी होना चाहिए, हार्मफुल कम होना चाहिए, और हाई थेरेपेटिक इंडेक्स होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग बात करें तो भाई आता है मिनिमम साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट अगर किसी भी दवाई की आप बात कर लो तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो यार होता ही होता है। कौनो दवाई ले लो, कोई भी ऐसा दवाई नहीं है जिसका कि 0% साइड इफ़ेक्ट हो। तो एक तो हमने देख लिया भाई सेफ्टी, भाई छोटी मोटी बातें हैं।
अब आता है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए भैया? मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम होना चाहिए, बस यही बात है। देयर आर नो एनी ड्रग विच हैव 0% साइड इफेक्ट, सो द ड्रग विच हैव मिनिमम साइड इफेक्ट इट विल से द गुड ड्रग या परफेक्ट ड्रग फॉर अस। तो भाई जैसे हमने बात किया कि भाई डिस्प्रिन वगैरह है, डिस्प्रिन से मान लो कि पेट का समस्या होने लगा खाने पर, सिर दर्द सही हो गया, पेट दर्द शुरू हो गया, तो इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कुछ कंट्री में बैन भी कर देते हैं सब। तो ये हमारे पास एक अगर दवा बन रहा है भाई, तो ये जो है कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए। ये बात हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पर। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद समझते हैं। बातें यहीं पर लिख के लाया हूँ और हम लोग बात करेंगे इस विषय पर क्या है। आओ शुरू करते हैं भाई। तो भाई अगला टॉपिक हम लोग शुरू करें उसके पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं जो कि पुरानी हैं, क्लास 10th-12th में हमने इसे पढ़ा था। तो होता क्या है कि बीमारी लगती कैसे है भाई? बीमारी लगने के दो कारण हो सकते हैं, जनरली मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो दो कारण हो सकते हैं। पहले कारण की बात करें तो हो सकता है कि आपके अंदर, आपका ये रहा भाई शरीर, और आपके अंदर मान लो कोई हानिकारक विषाणु वगैरह आ जाए। जब वो अंदर जाता है आपके शरीर के, मान लो कि आपने कुछ खाना खाया, वहाँ से आपके अंदर चला गया, अब अंदर जाके आपके शरीर में वो चला गया। अब शरीर में जब चला गया तो होता क्या है कि हमारे शरीर में होते हैं WBC, ये एक तरीके से इन सबको मारने का काम करता है, ठीक है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, या बढ़ाता नहीं है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी बात पर निर्भर करती है कि हमारा WBC कितना है, कैसा है। तो WBC की बात करें, वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, तो ये हमारे पास ये जो बाहर से आया हुआ विषाणु है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसी को ये मारने का काम करता है। WBC खून में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अगर मान लो इसको कोई दिख जाता है जो कि बाहरी आदमी है, तो ये देखता है, पहले तो काम काज में रहता है, छोड़ देता है। अब विषाणु विषाणु रहा जो कि नुकसान पहुंचाने वाला है, तो पकड़ के उसको मारना शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं कि जनरली ये मार के खत्म कर देता है, परंतु अगर ये विषाणु ज़्यादा पावरफुल हुआ, हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया भी हो, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है जो कि अंदर आ गया हो और हमको बीमार करने वाला हो। WBC जाकर जनरली हम लोग देखते हैं कि इसको मार देता है, परंतु मान लो कि ये बहुत शक्तिशाली आदमी है, तो WBC इसको मारने में थोड़ा असमर्थ रहेगा और फिर शुरू हो जाएगी बहुत बड़ी जंग। एक तरफ तो ये एक तरफ तो ये जो वायरस है ये बढ़ रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है, मतलब कि हमारे शरीर से भोजन ले लेके जब ये बढ़ा रहा है और बदले में हमारे पास इधर आ रहा है WBC, इन दोनों के बीच में वॉर छिड़ जाती है और ये वॉर का ही परिणाम होता है कि हमको हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि ये वॉर का ही परिणाम, वॉर मतलब कि भाई मारना शुरू करती हैं उसको, तो वॉर का ही परिणाम होता है कि हम लोग को कभी कभी बुखार आ जाता है, बुखार आ जाएगा भाई, सिर दर्द करेगा, और क्या क्या, आप जो भी आप लोग, सर्दी हो जाएगा भाई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज हम लोग अभी बुखार को लेकर चलते हैं, ठीक है, कि जैसे सपोज लड़ाई हो रही थी, हमको बुखार हो गया भाई, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई, तो जो शरीर है वो पूरा लगा हुआ है उसको मारने के लिए, तो इससे शरीर का तापमान ऐसा समझ लो ना कि भाई लड़ाई हो रही थी तो गर्मी हो रही है, गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ गया। अब जब आपको बुखार होता है तो आप लोग जनरली लेते हो पैरासीटामॉल वगैरह, है ना, तो पैरासीटामॉल लेते हो प्लस आप लोग लेते हो एंटीबायोटिक। तो एक तो आपने क्या लिया भाई, एक तो लिया आपने पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल, ठीक है, ये मान लो कोई दवाई है पैरासीटामॉल, और एक आपने ले लिया ये एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक और ये जब आप लोग ले लेते हो तो ये अंदर जाया, अब ये युद्ध में शामिल होगा, शायद हाँ शायद ना। हम लोग देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक है, वो जो एंटीबायोटिक है ये अंदर घुसना शुरू होता है, तो ये WBC के साथ पहले बात करता है कि देखो भाई ये सब कहानी है, मीटिंग वोटिंग चलती है बढ़िया से कि यार देखो WBC नए नए लोग आ गए हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं, इन लोग को हराना है। तो एंटीबायोटिक कहता है ठीक है भाई, हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम लोग इसका ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ है ना, इसको ना हम लोग बहुत कमज़ोर कर देंगे या फिर एकदम नष्ट कर देंगे। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो है, एकदम नष्ट कर देंगे इसको। WBC के साथ इसका एग्रीमेंट साइन होता है और एंटीबायोटिक जो है वो निकल जाता है, किसको मारने के लिए, इसको मारने के लिए। मारता वारता नहीं है, नहीं कि जाके गोली मार दें,
ऐसा वैसा कुछ नहीं करता है। ये इसको जाकर इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको एकदम कमज़ोर कर देता है। और जब समझ लो कि आपका जो चमड़ा है जैसे एक तरीके से, वो चमड़ा ही एकदम कमज़ोर, इतना एकदम पतला हो जाए, वो एकदम एकदम मतलब कमज़ोर हो जाए। इतना कमज़ोर हो जाए कि खून का जो प्रवाह है, जब वो खून का प्रवाह होना शुरू हो, तो आपका फट जाए पूरा शरीर में, ठीक है? इतना कमज़ोर हो जाए आपका त्वचा। तो ठीक वही काम हो जाता है यहाँ पर। तो एंटीबायोटिक क्या करता है भाई, एंटीबायोटिक आया, डब्ल्यूबीसी के साथ एग्रीमेंट किया और आके इस वॉर में शामिल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर अब एंटीबायोटिक भी आ गया और वो आकर कुछ नहीं करता है, बस इसमें घुस के इसकी कोशिका झिल्ली को जो है कि वो समाप्त कर देता है, मतलब कमज़ोर करने का काम करता है। तो एक तरफ तो क्या हो रहा है कि अब ये विभाजन नहीं कर पाएँगे, विभाजन को अंग्रेजी में क्या बोलोगे यार? सेल, जो इसका सेल डिवाइड होता है वो नहीं हो पाएगा कि 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 5 हज़ार बन गए, तो अब वो नहीं हो पाएगा। तो एक तरफ तो ये काम हो रहा है और दूसरी तरफ जब इतनी भीषण जंग चल रही है तो वो बुखार जो है वो और बढ़ाएगा, ठीक है? तो पैरासिटामॉल आकर करता क्या है कि यहाँ पर इतनी एकदम पूरा जंग चल रहा है और इस जंग की जो पूरी सूचना है वो कहाँ जा रही है? इस पूरी जंग की सूचना आपके दिमाग तक जा रही है। तो पैरासिटामॉल कुछ नहीं करेगा। पैरासिटामॉल कैंची से नहीं यार, वो बस ये जो संदेश है ना, इसको आप तक जाने ही नहीं देगा, काट देगा। तो अब जंग तो चलेगा, परंतु आपको दिमाग तक ही सूचना ही नहीं जाएगा कि भाई हमको नीचे जहाँ पर कुछ जंग वंग चल रहा है शरीर में। तो होगा क्या इससे? आपका जो बुखार है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बुखार उखार चल रहा है, ठीक है? तो शरीर कहता है कि भाई, शरीर में हमारे पास जनरली हाइपोथैलेमस वगैरह होता है जो कि ये सब काम करना शुरू करता है। दिमाग के अंतर्गत हाइपोथैलेमस होता है जो कि ये सब काम करना शुरू करता है। जब उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो अपने शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री होता है हमारे पास, उस 37 डिग्री से बढ़ाकर वो कर देता है 41 डिग्री, कुछ भी मतलब कर देगा, 42 कर देगा। तो इतना करना शुरू कर देता है, इसलिए शरीर एकदम तपने लगता है कि अरे बाबा बाबा बुखार हो गया भाई। तो जब पैरासिटामॉल जाकर इसको कट कर देगा, तो हाइपोथैलेमस को खबर ही नहीं मिलेगा कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो वो कहेगा कि अरे ठीक है चलो आप 37 पे कर दो। तो टेम्परेचर आपका जो डाउन होना शुरू हो जाएगा, 37 पर आना शुरू हो जाएगा। परंतु क्या लड़ाई रुकी है? क्या वो वायरस मर गया? नहीं मरा है, लड़ाई चल रही है। जब आप रोज पैरासिटामॉल खाते हो, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि 2-3 दिन में हमारा जो ये पूरा ये सेल वेल है ये खत्म हो जाता है, जितना भी फालतू आया था ये सब। क्योंकि देखो भाई, या तो क्या होगा, इस कमजोर हो गया तो फट जाएगा ये भी, या तो फिर विभाजन तो बंद हो ही गया, जो बचा कुछ अब फट जाएगा, मर जाएगा उसी में। और डब्ल्यूबीसी लगा ही हुआ है मारने के लिए। तो ये कहानी है। अब बात ये आती है कि भाई डब्ल्यूबीसी जब मार रहा था शुरुआत में, जब मतलब कोई मान लो कि एक ठो आया, डब्ल्यूबीसी जाकर उसको मार देगा। नहीं मार पाएगा तो भाई बढ़ना शुरू हो जाएगा ये चीज़, एक से दो, 2 से 3, 3 से 4। डब्ल्यूबीसी पहली बार में ही मार दे उसको, उसके फिर मतलब करने क्या कि भाई डब्ल्यूबीसी मजबूत हो मार दे। डब्ल्यूबीसी मजबूत हो, मजबूत करने के लिए, डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए हम लोग भैया एक्सरसाइज कर सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, हरी सब्जी खा सकते हैं, और उसके अलावा B12 बहुत कुछ है भाई, मिनरल्स, विटामिन्स सब खाते रहो भाई। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इसके अंतर्गत एक्सरसाइज, या फिर आप कह सकते हो भाई कि मतलब भाई साइकिल वाइकिल चलाओ और क्या। तो ये कहानी होती है हमारे पास। जनरली हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी तरफ पतले दुबले लोग, जिनको कि जल्दी बीमारी हो जाता है, ठीक है? तो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। खैर ज़्यादा बात नहीं करते हैं इस पर। तो इस तरह से हमारे पास ये कहानी चलती है। हम लोग ये देखते हैं कि भाई पैरासिटामॉल हमने एक बार खाया, अब मान लो कि एक दिन खाया ख़त्म कर दिया, है ना? मतलब पूरा नहीं खा लिया, एक बार खाया उसके बाद कहीं छोड़ जाना जरा, एक बार खा लिया ना अब छोड़ो। तो क्या होगा उससे? फिर जल जैसे ही ये यहाँ पर जाकर सिग्नल काटेगा और धीरे-धीरे इसका खत्म होना इसका असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब इसका असर खत्म होना शुरू हो जाएगा तो फिर से ये जो है कि सूचना उसको भेजना शुरू कर देगा। जब फिर इस युद्ध की सूचना हाइपोथैलेमस तक पहुँच जाएगी दिमाग में, तो फिर दिमाग कहेगा कि अरे! युद्ध चल रहा है, 37 से टेम्परेचर बढ़ा के 41 कर दो। तो फिर से टेम्परेचर हम लोग का बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कम से कम 3 दिन, 2 से 3 दिन हम लोगों को पैरासिटामॉल वगैरह खाना होता है, जिसके कारण हमारा शरीर का तापमान सही रहता है, काम हम लोग अच्छे से कर पाते हैं अपना, और शरीर के अंदर हमारे पास पूरी जंग जो है ये चल रही होती है, डब्ल्यूबीसी, एंटीबायोटिक और वायरस वगैरह जो भी हमारे पास बाहर से आया हुआ चीज़ है उसके बीच में। तो ये कहानी होती है पूरे इसको ठीक करने की। एक और होता है कि भाई हमारे पास मान लो कि हृदय सही से काम नहीं कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर घट गया, या फिर कोई और चीज़ है, किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास अलग, अभी हम लोग देखेंगे कुछ एजेंट्स वगैरह के बारे में।
फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें देखेंगे इस कहानी को। तो मेन कहानी हमारी यही है, ठीक है। अब ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहली कहानी आती है हमारे पास ड्रग के क्लासिफिकेशन में कि इसके प्रकार फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर। फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो इसका मतलब होता है कि दवा का असर किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि बुखार है तो दवा का असर इस प्रकार से होगा, कोई और बीमारी है तो उसका असर इस प्रकार से। तो इस आधार पर, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर जो ड्रग हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि भाई बुखार है तो ये, और कुछ और भी, सर्दी है तो ये। तो इस तरह से काम चलता है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। कैमरे में आ रहा है ना, मैं 2 ही ठो आ रहा होगा मेरे हिसाब से, 4 प्रकार हैं। ओके, तो मुझे कैमरा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। पैरासीटामॉल बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं कैमरा नीचे करके 2 और हैं वो बताऊंगा। तो भाई इसकी बात करें तो ये बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल और थेरेपेटिक इफेक्ट, इलाज के इफेक्ट के आधार पर इसका जो ड्रग है वो प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में। पैरासीटामॉल एग्जांपल है रिड्यूस फीवर के लिए। तो दवा के असर के आधार पर, जैसे कि फीवर है तो पैरासीटामॉल, कोई और बीमारी है तो उसके लिए कोई और, सर्दी है तो कोई और। तो ये एक छोटे सा बात है कि दवा के असर के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके अलावा बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर हमारी बात कही गई है। केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि जस्ट सपोज कोई केमिकल स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, मान लो कोई ड्रग है जहाँ पर OH है, बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर OH है, इस OH के कारण ही हम लोग देख रहे हैं कि इस बीमारी का जो है इलाज मान लो हो पा रहा है, ठीक है। अगर इस OH को हटा दिया जाए तो पूरा ये खाली बचा हुआ चीज़ जो है वो विषैला बन जाएगा, मार डालेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि और भी जो दवाई बनेगी इससे संबंधित, वहाँ पर भी OH देखने को मिलेगा। या फिर यूँ कह सकते हो कि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जहाँ पर कि ये जो OH है वो सेम होता है कि भाई एक OH का अणु यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम। तो ये कहानी होती है स्ट्रक्चर के आधार पर। द ड्रग विच हैव कॉमन ग्रुप और स्ट्रक्चर सो सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिनके पास जो सेम स्ट्रक्चर होता है, जैसे सपोज ये और ये है, दोनों के पास OH है और किनारे का जो ग्रुप है उसमें ही मान लो लगभग समानता है, देखने में लगभग सेम है दोनों, और कॉमन ग्रुप वगैरह रखे हैं OH। तो इसके कारण हम लोग देखेंगे कि उसके जो इलाज के बाद असर हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी इसकी सेम देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन हमारे पास जो है, पेनिसिलिन की बात करें तो लगभग हमारे पास 1928 में सबसे पहला, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है जो कि ये बनाया गया है। एंटीबायोटिक मतलब यही चीज़, कहाँ गया ये एंटीबायोटिक ए, जो कि मार जाके उसको मारने का काम करेगा, ठीक है, इसके झिल्ली कमज़ोर करने का काम करेगा। तो ये है। ये अगर पेनिसिलिन की बात करें तो हर पेनिसिलिन में आप देखोगे कि ये बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। तो ये एक एग्जांपल के लिए हम लोग रखना है भाई, बीटा लैक्टम रिंग। मुझे भी नहीं पता बीटा लैक्टम रिंग क्या होता है। हम लोग फार्माकोलॉजी हमको नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम मेडिसिनल केमिस्ट्री है, परंतु इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री है। हम लोग को केवल इंट्रोडक्शन करना है, बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना है। हम लोग BSc कर रहे हैं, बी फार्मा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। तो भाई छोटी मोटी बातें जो है वो हम लोग को बस जान लें कि एग्जाम निकल जाए, और छोटी मोटी बातें जो कि हम लोग को ज़रूरी है। वैसे ये जो बातें हैं कि भैया बुखार हो गया, ये हो गया, WBC बढ़ाना है, एक्सरसाइज करो, विटामिन C लो, और क्या क्या था हमारे पास करो, तो उससे हमारा WBC वगैरह बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, खान पान। तो ये कहानी है हमारे पास बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट। अब इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो अगर तीसरे टारगेट की बात करें, मतलब तीसरे हमारे पास एग्जांपल की प्रकार की बात करें, तो तीसरा ड्रग हमारे पास है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट। जिसको टारगेट कर रहा है, दवा शरीर के किस खास पुर्जे को पकड़ती है। जस्ट सपोज ये आप हो और कोई दवा है जो केवल पेट के लिए है, ठीक है, पेट मान लो ये इसका पेट है, तो वो दवा जो है इसी पर काम करेगी, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है।
इट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टारगेट या बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आप एंजाइम, प्रोटीन वोटीन सबको ले सकते हो। मान लो कोई एंजाइम है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास शरीर में मौजूद हो गया है, उसके कारण हम लोग के शरीर में कोई बीमारी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो हमारे पास कोई स्पेसिफिक हमारे पास मॉलिक्यूलर टारगेट ड्रग होगा, वो जाकर उस एंजाइम को, हमारे शरीर में जो बन रहा है उस एंजाइम को कम करने का काम कर देगा। तो एंजाइम कम हो जाएगा, शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड द बॉडी हमारे पास काम चल रहा है। इसके बाद बात करें तो इसके एग्जांपल हमारे पास है पैरासीटामॉल, जो कि COX एंजाइम जो है इसको रोकता है, ठीक है। तो COX एंजाइम जो है इसको रोकने का काम करता है पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल किसी विशेष मॉलिक्यूलर टारगेट पर काम कर रहा है ना भाई, किसी विशेष बायोमोलिक्यूल को रोकने का काम कर रहा है, COX एंजाइम को रोकने का काम कर रहा है। तो ये भी हमारे पास इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो 3 प्रकार हैं इन चीज़, बस ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही ऊपर से, ठीक है। एग्जाम्पल पैरासीटामॉल, पेनिसिलिन, और फिर तीसरे में पैरासीटामॉल याद रखना है, COX एंजाइम याद रखना है। 3 कहानी है, 5 नंबर मिल जाएगा भाई इतने से। बना बना के और लिख सकते हैं वैसे तो, खैर। तो पिछले साल में ये आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको लिया। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और मैं कैमरा थोड़ा सही करता हूँ। तो भाई अब हम लोग को पढ़ना है 2 ठो एजेंट। ये 2 एजेंट हमारे पास फार्माकोडायनामिक एजेंट है और हमारे पास कीमोथेरेपेटिक एजेंट है। पहले एक बात कंफर्म कर दूं कि यहाँ पर ये जो कीमोथेरेपेटिक शब्द यूज़ किया गया है वो किसी प्रकार से कैंसर के, केवल कैंसर के लिए बात यहाँ पर नहीं कही गई है। कोई बीमारी है उसको ठीक कर रहा है तो वो कीमोथेरेपेटिक एजेंट में आ जाएगा। अगर हम बात करें एजेंट्स की, तो एजेंट क्या होते हैं? फार्माकोलॉजी में एजेंट माने दवा। मैंने ऊपर एकदम शॉर्ट में लिख दिया कि भाई दवा को ही ड्रग बोल दो या फिर एजेंट बोल दो। तो एजेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। एक एजेंट है फार्माकोडायनामिक एजेंट। शरीर में 2 प्रकार से रोग हमने देखा था कि कोई बाहर से एंट्री कर दिया, कोई मतलब शरीर का पुर्जा ऊर्जा में मतलब खराब कर दिया और फिर उसको मारने के लिए WBC आया, ये सब सिस्टम हुआ। इसके अलावा एक और बीमारी हमने देखा था कि भाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया भाई, हार्ट रेट में कुछ प्रभाव पड़ गया, या फिर हमारा किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कहानी है हमारे पास हमारे मशीन के खराब होने की, है ना। तो हमारे मशीन के खराब होने पर जिस एजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं उसको सही करने के लिए, वो होता है फार्माकोडायनामिक्स, अंदर की मशीनरी को ठीक करने वाला एजेंट। ये देसी भाषा है भाई। इंग्लिश में हम लोग को अगर एग्जाम में आए तो हमको ये लिखना है कि दीज ड्रग्स आर एक्ट डायरेक्टली, ये जो दवा है, ये जो औषधि है, ये एक्ट करता है, ये प्रहार करता है या फिर व्यवहार करता है डायरेक्टली ऑन द होस्ट फिजियोलॉजिकल सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम। ये सीधे जाके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जाए, जैसे कि हमारे पास कोई नर्वस सिस्टम हमारा हो गया, सीधे उस पर जाके वार करता है और इट करेक्ट द देयर फंक्शन, दे डोंट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक क्या कर रहा है? जाके हमारे पास जो विषाणु वगैरह है उनको मारने का काम कर रहा है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या हुआ? एंटीबायोटिक इसमें आएगा। मैंने यहाँ पर क्या बोला है? मैंने यहाँ पर बोला है कि डोंट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तो भैया किल विल नहीं करता है, तो ये उसमें नहीं आएगा, तो फिर वो नीचे वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कहानी है भाई। अगर हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर ड्रग की बात करें तो वो इसमें आता है फॉर बीपी, फॉर हार्ट रेट वगैरह बढ़ घट जाता है, तो उसके कारण हम लोग इस एजेंट का यूज़ करते हैं। नींद वींद का समस्या आ रहा है तो भैया सेडेटिव्स का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। जब भी फार्माकोडायनामिक एजेंट का बात आएगा हम लोग यही कहेंगे कि भैया बीपी घट बढ़ गया, हार्ट रेट घट बढ़ गया, नींद वींद नहीं आ रहा है, कोई अंदर कुछ समस्या है जो मतलब रोजाना की समस्या है, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है भाई, कुछ ऐसा, कुछ बुखार उखार जैसा कुछ नहीं। अब बुखार होगा तो दूसरे वाले में आ जाएंगे। तो बुखार मतलब कि कोई बाहरी दुश्मन को मारने वाला एजेंट है हमारे पास, कीमोथेरेपेटिक एजेंट। दीज ड्रग्स आर यूज टू क्योर, हालांकि एग्जाम में शायद नहीं आया है मतलब, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। दीज ड्रग्स आर यूज टू क्योर इन्फेक्ट
इन्फेक्शंस यार, इन्फेक इन्फेक्शंस, अच्छा इन्फेक्शियस डिजीज, ओहो हो, टियोस इन्फेक्टियस डिजीज बाय डिस्ट्रॉइंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हमने देख लिया है भाई इस कहानी को कि मान लो कोई बाहर से विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी आ जाए, उसके ग्रोथ को रोकने का काम करता है हमारे पास एंटीबायोटिक, वो इसी में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक्स, पेंसिलिन। पेंसिलिन की बात करें 1928 में दुनिया का पहला ये एंटीबायोटिक था, वर्ल्ड फर्स्ट, WF वर्ल्ड फर्स्ट। तो बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत छोटी सी बात है कि भाई शरीर का जो प्रक्रिया है, जैव प्रक्रम है, उसमें कोई समस्या आ जा रही है तो भैया फार्माकोडायनेमिक कीमोथेरेपेटिक रहेगा। जब बाहर से कोई एजेंट आ जाए, अरे बाहर से कोई शत्रु आ जाए और वो हमें परेशान कर रहा है, बुखार ला दिया यार, सर्दी ला दिया, तो वो उसके लिए हम लोग कीमोथेरेपेटिक एजेंट का यूज़ करेंगे। दो बातें हैं, हमने अभी तक देखा क्या क्या है, हमने अभी तक इंपॉर्टेंट के अंतर्गत यही देखा है। ये पढ़ लिया समझ में आ गया तो भाई सब समझ में आ गया, बाकी ये सब कुछ फालतू है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसको हम लोग बोलते हैं SAR। अब SAR को अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो भैया खत्म है कहानी। ठीक है, इसको बस याद करके जाना है, मतलब इस चैप्टर में कुछ भी मत पढ़ो तो यही पढ़ लेना। ठीक है, SAR। तो आओ देखते हैं ये क्या है। तो चलो भाई, अभी हम लोग मौजूद हैं SAR, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस मेडिसिनल केमिस्ट्री का, क्योंकि ये पिछली बार 20 नंबर में पूछा गया था, इसलिए संभावना है कि क्या पता सब इस बार उठा कर फेंक दें। हालांकि MG KVB के पेपर में तो हो सकता है कि आ जाए, SCPC में तो पूछ देगा 2 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर में, तो SCPC का ठेका तो नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब व्हाट इज ड्रग 20 नंबर में लिखो, अब कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा फिर भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हो सकता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दें, है ना। कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि SCPC है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की, SAR की, तो यहाँ पर एक काम होता है, ये सब तो चीज़ें देखते रहेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब क्या है। हमारे पास जस्ट सपोज ले लेते हैं भाई कि ये है हमारे पास कोई वायरस, इसी को मारना है, ठीक है, और इस तरह कोई वायरस है, ये हमारे पास है, इसका ये बाहरी झिल्ली, इसको आप कह सकते हो कि ये वसा का बना होता है। ठीक है, वसा कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि लिपिड होता है। ठीक है, लिपिड होता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हम लोग दवाई वाई खाएंगे, एंटीबायोटिक वगैरह, तो अंदर जाके एकरा को मार देगा। ठीक है, अब कोई भी दवाई है, ठीक है, मान लो कोई ये दवाई है, इस दवाई को खोल कर देखा गया तो मान लो वहाँ पर NH3 पाया गया, मान लो उसमें NH3 पाया गया। अगर हम लोग उस दवाई में NH3 की मान को बढ़ा दें, या फिर मान लो यहाँ पर OH पाया गया है, इस OH के मान को घटा दें, कम OH कर दें यहाँ पे, तो उससे इस ये जो हमारे पास ये सिस्टम बनकर आ रहा है, इसका इस पर असर क्या पड़ेगा, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में। मतलब कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनकर आ रहा है हमारे ड्रग का, उस स्ट्रक्चर का हमारी एक्टिविटी के साथ, इस एक्टिविटी के साथ जो रिलेशनशिप है उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं SAR में। ठीक है, ये क्या है, ये SAR है। अभी भी शायद थोड़ा फंस रहा होगा कुछ, तो भैया ये कहानी है कि अगर मान लो आपका पैरासीटामोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, हाइड्रोसिल नहीं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप मान लो मौजूद है हमारे पैरासीटामोल में। अगर उस पैरासीटामोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दिया जाए या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को थोड़ा सा और ज़्यादा उस पैरासीटामोल के ग्रुप में कर दिया जाए, तो अगर पैरासीटामोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बढ़ा दिया जाए तो हमारे बुखार पर जो क्या असर पड़ेगा, बस उसी की कहानी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, कि भैया स्ट्रक्चर बदला तो उसकी एक्टिविटी के साथ उसका रिलेशनशिप किस प्रकार से बदला, बस यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या होता है। हाँ तो भाई, हाँ, तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप
जो मोटी-मोटी बात है वो तो मैंने बता ही दी है कि हाँ भाई, किस प्रकार से उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है घटा-बढ़ा के स्ट्रक्चर को आगे-पीछे करके उसके स्केलेटन को चेंज करके हम लोग उसके एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। तो यही कहानी कह रहा है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी कि SAR जो है वो स्टडी है हाउ टू केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल अफेक्ट इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर किस प्रकार से अफेक्ट करता है, बस यही पढ़ना है एसएआर में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि भैया अगर OH बढ़ा देंगे तो क्या होगा, NH3 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, NH3 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर आइसोमर उसमें प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बस पढ़ेंगे और कहानी खत्म करेंगे। अगर एग्जाम में 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना लिख के आ जाओगे भाई, और क्या। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होगे शुरुआत में। तो भाई आओ देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टर्म देखने वाले हैं जो कि हमारे पास है फार्माकोफोर। इसकी देखो ये सारी बातें मेन है, ये इसका इंजन है। जैसे कि हमारे पास मान लो कोई ऐसे करके ग्रुप है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, OH है। अब यहाँ पर तुम्हारा मन है तो NH3 लगा दो, ठीक है, बाहर से। ठीक है, यहाँ पर मन है तो कुछ रिएक्शन करा के NH3 लगा दो, यहाँ पर भी NH3 लगा दो, यहाँ भी NH3 लगा दो, यहाँ भी NH3 लगा दो। जस्ट सपोज यार, ठीक है, तो तुमने जो भी किया है वो बाहर से किया है, परंतु अगर तुमने इस OH को हटाकर यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर दिया तो फिर इस दवाई का उपयोग जिसमें भी किया जा रहा था वो बदल जाएगा। यानी कि इसका मेन बॉडी क्या है, इसका मेन बॉडी यहाँ पर OH होना ही चाहिए, तभी ये हमारे पास कोई बीमारी का इलाज कर पाएगा। तो ये हमारे पास ये क्या है, ये मेन बॉडी है। अब बाकी इसको घटाओ बढ़ाओगे ना तो बस इसके इलाज में जल्दी हो जाएगा इलाज या तो धीमे इलाज होगा NH3 घटाने बढ़ाने से, परंतु OH घटा दोगे तो मार देगा आदमी को जो है कि। ठीक है, तो जो मेन इंजन है उसी को हम लोग बोल रहे हैं फार्माकोफोर। ठीक है, मुख्य इंजन कोर स्ट्रक्चर जो होता है उसी को बोल रहे हैं फार्माकोफोर। तो ये कंफर्म हो गया होगा कि भैया फार्माकोफोर क्या होता है। इट इज द कोर स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल। किसी ड्रग का एक कोर स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। जैसे कि मान लो ये है कि अगर ये रहेगा तो इलाज कर देगा, अगर OH के साथ ये ग्रुप नहीं रहा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान लो OH हटा दिया, हर जगह NH3 ही कर दिया, जाएगा मार देगा जो है कि आदमी को। ठीक है, दवाई करने चक्कर में मर जाएगा। दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्शन, दैट इज मारने के लिए जिम्मेदार भाई। ठीक है, चलो यार, तो हम लोग OH रखते हैं, फालतू क्यों मारा जाए। ठीक है, तो फार्माकोफोर हमने समझ लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इफेक्ट किस प्रकार से होने वाला है। मान लो जैसे हमने अभी हमारा पहला टॉपिक है कि अगर मान लो हमने एल्किल ग्रुप उसमें ऐड कर दिया, एल्किल ग्रुप यानी कि भैया CH3 ग्रुप। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यही था हमारे पास, इसको पूरा हग दिया मैंने इसी में। चलो ठीक है भाई, OH लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर NH3 है, इसको CH3 कर दो, क्या दिक्कत है भाई। अब यहाँ पर ये CH3 ऐसे मान लो 3 मैंने ऐड कर दिया। तो CH3 ऐड करने पर पता है क्या होगा, CH3 ऐड करने पर ये कहानी होगी कि ये इसको आसानी से छेद पाएगा। ठीक है, इसको आसानी से छेद पाएगा। मैंने बोला है ना कि इसको वसा बोलते हैं, और वसा को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया, लिपिड बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग एल्किल ग्रुप को इंक्रीज करेंगे, 1 से 2 करेंगे, 2 से 3 करेंगे, तो इससे ये फायदा होगा कि ये वसा में आसानी से घुस जाएगा। मतलब कि आपके शरीर में कोई वायरस आया, उस वायरस का जो ये झिल्ली है ये बना हुआ है वसा का, इसी के अंदर घुस के इसको मारना है। तो उसके लिए हमारे पास अगर जो दवाई है उसमें CH3 ग्रुप रहा तो वो इसमें घुसने में सहायता करेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बढ़िया से करूँ, लिखो ढंग से इसको। डस्टर कहाँ गया भाई। तो इसको थोड़ा बढ़िया से लिखा जाए तो हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, है ना। बड़ा गोला सबको अच्छा लगता है, छोटा यार दिखेगा ही नहीं वहाँ पे। चलो यार, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे। ये मान लो कोई हमारे पास वायरस है, ठीक है, वायरस है और ये इसकी बाहरी परत है। ले भाई, अभी हम लोग इसके बाहरी परत के बाहर भी कुछ पढ़ेंगे, इतना सा पहले समझ लो।
ठीक है, हमारे पास कोई दवाई रहा, ये मान लो हमारे पास कोई दवाई है, इसको हमने खा लिया और खाने के बाद उसका मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, अब वो मॉलिक्यूल आएगा, अगर इसमें CH3 का मॉलिक्यूल ज़्यादा रहा, CH3 अगर इसमें ज़्यादा रहा तो ये आसानी से अंदर घुस जाएगा, ठीक है, बस यही कहानी है। CH3 ज़्यादा तो अंदर घुस जाएगा आसानी से, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज देन द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। इफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज, लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, इट हेल्प द ड्रग क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यही हमारे पास क्या है भैया, सेल मेम्ब्रेन है, झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन लिखता हूँ मैं, कहाँ है, मैं इतना हिंदी बनूँ, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली थी, उसको फाड़ के अंदर घुस जाएगा, मार देगा जो है कि उसको। परंतु दिक्कत ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा CH3 हो जाएगा तो ये दिक्कत होगा कि वो पानी में ही नहीं घुलेगा, मतलब आपने खाना अंदर खाया, अंदर पानी था, वो घुलवे नहीं किया, ठीक है, वो कंकड़ पत्थर की तरह रहा, मान लो पानी से अलग रहा, पानी में घुला ही नहीं। तो अगर बहुत ज़्यादा वसीय कर दोगे उसको, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको उसमें अगर मान लो आप CH3 घोल दोगे, तो ये यहाँ तक तो जाना दूर की बात है, ये आपके, ये रक्त है ना जी आपका, इस रक्त में, ब्लड में ही नहीं घुल पाएगा, वो ब्लड में ही नहीं घुलेगा तो अंदर कहाँ से घुसेगा? तो ब्लड में घुसने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ये ब्लड भैया, पानी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो पानी रक्त मान लो कि लगभग सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये ब्लड में ही नहीं घुल पाएगा अगर इसमें बहुत ज़्यादा CH3 हो गया, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि CH3 हो परंतु बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। चलो यार, तो यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि टू लॉन्ग चेन रिड्यूस वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी अगर कम होगी तो हम लोग ये देखेंगे कि रक्त में भी आसानी से नहीं घुल पाएगा, पानी तो दूर की बात है, पानी में तो नहीं घुलेगा, ठीक है, परंतु रक्त में भी नहीं घुल पाएगा, और रक्त में नहीं घुलेगा तो उसको क्या खाक मार पाएगा जो है कि। चलो यार, तो ये होती है CH3 की कहानी। अब बढ़ते हैं OH की कहानी पर। OH इसका ठीक खत्म, उल्टा कहानी है। OH अगर बढ़ाएंगे, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल की अगर बात करें, ठीक है, हाइड्रोक्सिल की बात करें तो OH बढ़ने पर हमारे पास पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि हमारे पास जो दवा है वो रक्त में इजीली डिजोल्व हो जाएगी, इजीली डिजोल्व हो जाएगी अगर इसमें OH ज़्यादा हुआ तो, अगर OH ज़्यादा हुआ तो वो रक्त में इजीली डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही कहानी है। एन OH ग्रुप इंक्रीजेज द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग ड्यू टू H बॉन्डिंग इंक्रीजेज, ठीक है, ठीक है। बट यही कहानी हो गया ना कि भैया पानी में घुल गया, ठीक है, परंतु पानी में घुलने के कारण अगर इसमें बहुत ज़्यादा मान लो तुमने OH डाल दिया है तो पनिया में घुलता रह जाएगा, इसके पास ये जैसे ही जाएगा मार के भगा देगा, क्यों? क्योंकि अगर वो पानी में घुलने लायक है तो वो इस लिपिड में घुसने लायक हो ही नहीं पाएगा, वो पनिया में घूमता रहेगा, ठीक है। तो किसी के पास मान लो जैसे CH3 था, तो CH3 के पास अंदर घुसने की शक्ति थी, परंतु अगर CH3 बढ़ा देंगे तो रक्त में ही नहीं घुस पाएगा, तो अंदर नहीं घुस पाएगा। OH है तो OH की कहानी ये है कि भैया अगर OH बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो पानी में तो मस्त घूम जाएगा, परंतु इसके अंदर ही नहीं घुस पाएगा, इसको फाड़ ही नहीं पाएगा, जो हमारे पास लिपिड है ये इसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा, लिपिड सॉल्यूबल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो दोनों का मिक्सचर रखते हैं कि भैया हमारे जल में भी घुल जाए, रक्त में भी घुल जाए वो चीज़, और वो हमारे लिपिड के अंदर भी जाके मार डाले, ठीक है। अब ये कहानी समझ में आ गई। तो दो चीज़ें अभी तक पढ़ी, CH3 और OH, तो ये कहानी हो गई। बट इट मैनी, वही बात है कि भैया जो बोला वही बात बोल लेता हूँ कि भैया दिस, बट इट मैनी डिक्रीज इट्स कैपेसिटी टू क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर घुसने की शक्ति जो है कम हो जाएगी। तो ये OH की कहानी हो गई। OH की कहानी से एक लेवल और आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप को समझने के लिए एक चीज़ और समझना पड़ेगा, ठीक है, एक नई कहानी की एंट्री होती है, इसका नाम है रिसेप्टर, ठीक है। अब रिसेप्टर क्या है भाई, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसे है कि मान लो आप मस्त बैठे हुए हो और आपके घर में बार बार कोई एंट्री कर जा रहा है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, बार कोई घुस जा रहा है, बस ऐसे थोड़ी होता है। तो आपने घर के बाहर एक डोरबेल लगा दिया, ठीक है, वो डोरबेल कोई बजाएगा, आपसे पूछेगा, तभी वो अंदर आ पाएगा, ठीक है।
ठीक उसी तरीके से सेल में भी एगो रहता है, सेल अपने बाहर लगा रहता है रिसेप्टर, प्रोटीन से बना हुआ रिसेप्टर, ठीक है। ये किसका बना हुआ है? वसा का। और ये किसका है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन में रिसेप्टर, रिसेप्टर की कुछ खास एक तरीके से कह सकते हो शेप होता है, 3D शेप होता है। तो अभी हम लोग थोड़ा आसान भाषा में समझने के लिए इसको कुछ ऐसा बना लें। ठीक है, ऐसा बना लिया। अब इसमें कोई चीज़ कैसे घुस पाएगी? अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी है, इनमें घुस पाएगी? नहीं घुस पाएगी। तो इसीलिए इसमें घुसने के लिए कोई चीज़ कैसा होना चाहिए? कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी ना घुस पाएगी, जाके अंदर चिपक जाएगी, आके अंदर मार देगी। तो अब हम लोग एक नया टर्म देख रहे हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं रिसेप्टर। बस यही चित्र जो है ना मैंने यहाँ पर बनाया है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि कुछ नीचे में छुपा के रखा हूँ। कुछ नहीं है, बस वही बना के रखा हूँ आप। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं भैया ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर ई आर होना चाहिए ना, रिसेप्टर, रिसेप्टर। रिसेप्टर। अब टेरटोर क्या होता है? गजब आदमी यार, मतलब अंग्रेज है सब, पता नहीं क्या है सब। ये बड़ा हिंदी है, हिंदी का बिंदी बोलता है, और यहाँ पर सब साइलेंट पड़ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ओ OH की जगह किसी कार्बोनिल ग्रुप को लें, जैसे कि हमारे पास हो गया CHO ग्रुप को ले लें, तो CHO ग्रुप हमारे पास रिएक्टिविटी इसकी हाई होती है। हाई होती है, तो रिएक्टिविटी इसकी हाई होती है, इसको ले लो या फिर कीटोन को ले लो, इन दोनों के ही रिएक्टिविटी ग्रुप क्योंकि हाई होती है, रिएक्टिविटी इसकी हाई होती है, तो ये आसानी से इसमें जाके बैठ जाता है। ठीक है, अब बैठ जाता है, तो अब देखो ये किस प्रकार से काम करता है, ये जाके मारता वारता नहीं है। अब देखो भाई कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि ये कोई वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, और ये बाहर के जो हमारे टिश्यूज हैं उनको खाने का काम कर रहा है, ठीक है, उसी को खा के ये मजबूत हो रहा है। तो अब वैज्ञानिक लोग किए क्या, उन लोग बोले कि तुम किसी चीज़ को खाने के लिए बाहरवा से ले रहे हो ना प्रोटीन, हम इसी को जाम कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दवाई डाल के इसी को जाम कर दिया, ले भाई, उसने इस वायरस के इसको जाम कर दिया, इस तरीके से सब जाम हो गया। अब तुम ही सोचो भाई, सब जाम हो जाएगा तो वो बेचारा अपना जाएगा, एकदम पगला जाएगा, और ये जाम हो गए हम तो एकदम मर जाएगा उसी में। ठीक है, तो विभाजन कर नहीं पाएगा, और दूसरी बात मर जाएगा अलग। अब केस बदलते हैं, हमारे शरीर में भी तो कोशिकाएं होती हैं। ये मान लो कोई बॉडी सेल है, बॉडी सेल है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास रिसेप्टर्स लगे होंगे कुछ इस तरीके से, मान लो यार कुछ ऐसा ही करके कुछ। ठीक है, रिसेप्टर्स लगे होंगे। तो ये जो बॉडी सेल जिसपे रिसेप्टर लगे हुए हैं, इसको खाने का काम कौन कर रहा है? हमारे पास वही कर रहा है ना यार, ये वायरस। तो या तो इसको बंद कर दो, या तो फिर तुम अपने में ही सील लगा दो कि हमारे अंदर किसी से घुसना ही नहीं देंगे भाई, अपना ही छेद बंद कर लो तुम। ले भाई, और डाल के दिखाओ। ठीक है, तो बाहर से आक्रमण नहीं कर पाएगा। देखो सिस्टम यही होता है कि भैया जी ये अनसन चीज़ें छोड़ता है, ये सेल में आकर लग जाता है, तो हमारे सेल को ये खराब करता है वायरस। तो इस सेल को खराब करने के लिए पहले सेल के अंदर तो घुसो, अंदर नहीं घुस पाओगे, ये पूरा सील जाम कर दिया है, ठीक है, छेदवे बंद कर दिया है, घुसाओ कहाँ से? तो वो घुस ही नहीं पाएगा, घुस ही नहीं पाएगा तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसको खाने के लिए कोई चारा ही नहीं मिलेगा भाई, है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा तो अपने मर जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कार्बोनिल के कारण रिएक्टर रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, इसके कारण ये रिसेप्टर्स पर आसानी से लग जाता है, इसके कारण बीमार से मुक्त हो जाते हैं। और क्या मतलब, यही हमारे पास कहानी है। तो कहानी ये है कि कार्बोनिल ग्रुप आर हाईली रिएक्टिव एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल और एच बॉन्डिंग विद द रिसेप्टर। रिसेप्टर के साथ डाइपोल डाइपोल खेलते हैं और एच बॉन्डिंग खेलते हैं भैया ये लोग, और आके चपन जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि भाई जो है, मतलब बता दिया क्या क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो इस पे लग गया तो ये अपना विभाजन नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। इस पे लग गया, बॉडी सेल हमारा है, मान लो हाथ की कोशिका पे लग गया, अब कोई वायरस आके इसको इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा,
सील बंद है, ठीक है, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, हालांकि वो आइसोमरिज्म में बताऊंगा मैं, अभी कैसा समझ लो कि भैया ये कहानी है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है अफेक्टिव एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। अब NH2 ग्रुप का क्या कहानी है? NH2 ग्रुप की कहानी ये है कि अब हम लोग यहाँ पर NH2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर ये दवाई में NH2 हो तो NH2 एमिनो ग्रुप है। एमिनो ग्रुप मतलब कि क्षारीय ग्रुप, मतलब बेसिक ग्रुप, बेस है एक प्रकार का, तो ये बेसिसिटी बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इस बेस को अंदर घुसाते हैं अपने, तो हमारे शरीर में ये घुसने के बाद बन जाता है पॉजिटिव आयन, ठीक है। जब ये NH3 प्लस बन जाता है, जो NH2 है वो शरीर में आने के बाद NH3 प्लस बन जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जनरली ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इन पर माइनस का ही चार्ज होता है जनरली, है ना। तो रिसेप्टर्स प्रोटीन के बने होते हैं, और उस प्रोटीन भी तो कार्बन परमाणु का ही बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन और क्या क्या होते हैं उसमें, तो उससे बना होता है। तो उस पर हम लोग देखते हैं जनरली नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। और दोनों इस पर क्या है भैया, पॉजिटिव, NH3 बन जाएगा बॉडी में आने के बाद, ये पॉजिटिव और नेगेटिव और जोरदार बंध बन जाता है दोनों के बीच में, ठीक है। ये क्या है भैया, नेगेटिव है, तो जोरदार बंध बन जाता है, जो चिपक जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं, छोड़बे नहीं करते हैं। और चिपकने की तो कहानी है यार, चिपक गया मतलब कहानी हो गया, उसको मार डालेगा जो है कि बंद करके। तो वही कहानी है कि भैया एमिनो ग्रुप मेक द ड्रग बेसिक। बेसिक मतलब कि क्षारीय बनाता है। आफ्टर एंटरिंग द बॉडी दे गेट आयनाइज्ड, NH3 प्लस बन जाता है भाई ये, एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड विथ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के साथ ये स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बना लेता है। अरे भैया वही कहानी है कि आके इसको बंद कर देगा, ठीक है। यही काम कौन कर रहा है, कार्बोनिल भी कर रहा है। इसको अगर बंद कर देगा तो बंद करने के बाद मर जाएगा जो है कि। इफ द, अच्छा बड़ा खतरनाक चीज है ये, इफ द ड्रग हैव टर्सरी एमाइन, अगर 3 गो एमाइन है तो हम लोग ये देखते हैं कि बहुत आसानी से ये अंदरों घुस जाता है। तो जब अंदरों घुस जाता है ना, तो बड़ी कहानी ये है कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो, मान लो ये ब्रेन सेल है, मान लो इसी को ब्रेन सेल है, तो हमारे दिमागों में घुसने के लिए ना बहुत मजबूत अगर कोई होगा दवा, तभी वो हमारे दिमाग की कोशिका को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। जनरली हम लोग दवा कैसा बनाते हैं, ऐसा दवा बनाते हैं जो कि हमारे शरीर के जो बीमारी, बुखार उखार है उसको बर्बाद करे, बुखार खत्म करे, हमारे दिमाग पर उसका असर न हो। परंतु मान लो तुमको डिप्रेशन हो गया है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया मान लो, ठीक है, और बहुत 7 साल पुराना रिश्ता था, ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन हो गया भाई, अब तुम्हें दवाई चाहिए, ठीक है। तो दवाई खाओगे तो उसमें क्या होगा, दवाई उसमें हमारे पास होगा टर्शियरी अमीन होगा, ठीक है, 3 गो अमीन होगा। और ये जो 3 गो अमीन होगा ना, ये इजीली क्रॉस कर लेगा आपके ब्रेन के अंदर, आराम से घुस जाएगा, क्रॉस कर लेगा इसको। द ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ये मान लो ब्लड ब्रेन बैरियर है, अब दिमाग के अंदर घुसने की बात हो रही है बस। एंड यूज इन द मेडिसिन ऑफ डिप्रेशन, वही बात है, मतलब डिप्रेशन में, अगर आप डिप्रेशन में हो, दिमाग वाला समस्या कुछ है, तो दिमाग की समस्या को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो भी दवाई देखेंगे वहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप जरूर मौजूद होगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो आपको सोने होने की समस्या है, तो वहाँ पर भी ये जाकर आपके दिमाग में घुस के हार्मोन रिलीज करने का काम करेगा, और बढ़िया से आपको नींद आएगी, फिर एकदम मस्त सो गए आप। तो ये कहानी है। तो अगली बार जब डिप्रेशन हो तो दवाई ववाई खाना फिर, तो वहाँ पर हमको ये देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म। मिटाना पड़ेगा इसको, हालांकि एक बार बता देता हूँ मैं आइसोमेरिज्म क्या है। क्या आइसोमेरिज्म में होता क्या है भाई, कोई भी एक स्ट्रक्चर है वो दो को बन के रहता है, मतलब कि मान लो कोई एक स्ट्रक्चर ये रहा, कोई स्ट्रक्चर ये रहा। अब भाई ये क्या बंद हो भाई, हाँ, तो हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई दो स्ट्रक्चर लेकर आता है कि भैया ये कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर में OH राइट साइड है, और एज इट इज स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर OH जो है वो लेफ्ट साइड है। 2 स्ट्रक्चर, एक को खाओगे तो आपको फायदा कर रहा है, और एक को खाओगे तो नुकसान कर रहा है। बहुत पहले की बात है, ठीक है, बहुत पहले की बात है, गर्भवती महिलाओं को कुछ दिक्कत वगैरह होता था, कुछ पता नहीं क्या, सुबह में उनको कुछ मतलब कुछ होता, प्रॉब्लम होता था, तो उसके लिए उन लोग दवाई दिया गया था थैलिडोमाइड करके। तो
तो थैलिडोमाइड एक आइसोमरिज्म वाला सिस्टम था इसमें। तो सिस्टम इसमें ये था कि थैलिडोमाइड का एक वर्जन था डी वर्जन, एक वर्जन था एल वर्जन। तो गर्भवती महिलाओं के अंदर ये देखा गया कि अगर उन्होंने एक वर्जन को खाया तो उनको समस्या से आराम मिला, परंतु इसी थैलिडोमाइड का दूसरा आइसोमर खाने के कारण उनका जो बच्चा था वो अविकसित पैदा हुआ, उनके हाथ पैर वगैरह सिस्टम गड़बड़ा गया, ठीक है भाई, लूला लंगड़ा पैदा हो गया। तो इसके कारण हम लोग देखते हैं कि भैया बहुत ज़रूरी है ये ड्रग व्रग में ये सब सिस्टम देखना, परंतु इसका फ़ायदा भी होता है। जैसे कि मान लो इसका डी फॉर्म भी था, एल फॉर्म भी था, और वो दोनों आपके शरीर में जाकर फ़ायदा कर दे तो एक साथ दो बीमारी का इलाज किया जा सकता है। कि मान लो कोई दो समस्या है तो उन दोनों का ही इलाज एक ही दवाई कर देगा। उस एक ही दवाई का, उसी दवाई में दो फॉर्म होगा, एक डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा। डी फॉर्म ये काम कर देगा, एल फॉर्म ये काम कर देगा, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। आइसोमरिज्म में हम लोग यही देखते हैं। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 3D शेप रखते हैं, हम सबको पता है। रिसेप्टर्स जो हमारे पास ये है ना जी, जो ये चीज़ सेल का रिसेप्टर्स, अरे भाई रिसेप्टर तो मैंने बताया है ना यार, तो रिसेप्टर्स यही है ना रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स है ये 3D शेप रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इफ ड्रग शो आइसोमरिज्म, अगर हमारा दवाई आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो 3 कंडीशन अकर होते हैं। 3 कंडीशन अकर लिखा है वहां पे मैंने। अब वो 3 कंडीशन क्या क्या है देखो भाई, मैं मुंह जुबानी बताता हूँ, मैं यहीं पे लिखता हूँ यार। चलो भाई, 3 कंडीशन, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन। एक कंडीशन है कि भैया एक तो काम करे, दूसरा काम ही ना करे यार। मान लो कोई एक फॉर्म उसका काम कर रहा है, जाके बढ़िया से सब पे चिपक जा रहा है जो है कि काम कर रहा है, दूसरा वाला मान लो काम ही ना करे, भाड़ में जाए, बेकार हो जाए, खून में मिलता रहे, फिर निकल जाए जो है कि श्वास व्वास से या फिर कैसे भी। तो दोनों दोनों दो हमारे पास आइसोमर है, एक काम करे दूसरा ना करे। एक हो सकता है कि दोनों काम कर दे, बड़ा फायदे वाली चीज हो जाएगी, ये भी काम कर रहा है ये भी काम कर रहा है, बोथ आर एक्टिव, है ना। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहले वाले को लिख दो वन एक्टिव वन इनएक्टिव, वन एक्टिव वन इनएक्टिव, और दूसरे को लिख दो शोइंग डिफरेंट पॉजिटिव इफेक्ट। एक बेहतर केमिस्ट्री की भाषा में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि शोइंग डिफरेंट पॉजिटिव इफेक्ट, कि दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं। एक हो सकता है कि इस तरीके से हो, और एक तो पॉजिटिव दिखाए और दूसरा खत्म कर दे आदमी को, टॉक्सिक इफेक्ट दिखा जाए कि भैया एक तो एक्टिव हो और दूसरा टॉक्सिक हो, वन एक्टिव वन टॉक्सिक। तो दूसरा वाला जो है ना, जैसे थैलिडोमाइड के केस में हुआ था कि थैलिडोमाइड में हमारे पास जस्ट सपोज डी फॉर्म जो है उसको फ़ायदा किया, और एल फॉर्म जो है बच्चा खराब कर दिया जो है कि, ठीक है। तो ये कहानी हमारे पास है SAR की। तो हमने क्या क्या देखा, हमने CH3 के इफेक्ट को देखा, यानी कि एल्किल ग्रुप के इफेक्ट को। एल्किल ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी को, इंक्रीज करता है, मगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक वैसा ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्या करता है, वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। CHO की बात करें तो यह रिएक्टिव होता है, और इसके कारण हमारे पास H बॉन्डिंग वगैरह के कारण रिसेप्टर पर आसानी से ये घुस जाता है। अमीनो ग्रुप की बात करें तो ये भी आसानी से रिसेप्टर के अंदर घुस जाता है। क्यों, बेसिक होता है, बेसिक प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, घुस जाता है आराम से, और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारे पास NH3 वगैरह का एमिनो ग्रुप वाले कंपाउंड्स का यूज होता है। आइसोमरिज्म को हमने 3 बार में देख ही लिया है। चलो बड़ी नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। एक और थ्योरी पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री के लास्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम लोग को यही कहानी है, कुछ खास कहानी नहीं है। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना, बस उसी को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये एग्जाम में एक नया टॉपिक बनकर आ सकता है, इसका नाम है ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। यानी कि वही कहानी कि भैया यहाँ पर एक कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, ये हमारे पास सेल है कोई, या फिर कोई वायरस है, और इसके बाहर ये रिसेप्टर लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। लो भाई, ये जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं इसी में जाकर कोई दवा वगैरह जो है वो जाकर फंस जाता है। अब फंस के अगर ये वायरस रहा तो अगर को मार देगा, अंदर अंदर मन घुस के, लिपिड के अंदर घुस के मार देगा, है ना। लिपिड कमजोर कर देगा, एक तरीके से कमजोर कर देगा, तो अपने आप फट जाएगा जो है कि वो वायरस।
और अगर कोई ह्यूमन सेल रहेगा तो जाकर बैठ जाएगा, ताकि कोई वायरस आके इसको खा ना सके, बॉडीगार्ड बन के बैठ जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पर ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी में कही जा रही है कि भाई कोई ये रहा हमारे पास रिसेप्टर बाहर से हम लोग कोई मेडिसिन या फिर ड्रग हम लोग ले लेंगे। ये हमारे पास मान ले कोई ड्रग है, ये ड्रग मान लो इसका शेप थोड़ा ऐसा ही बना दिया जाए, ड्रग जाके इसमें आके फंस जाएगा, तो इसी को कह देंगे भैया ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी। तो कुछ खास नहीं है, बस अंग्रेजी में इसी को लिख दिया है मैंने। ठीक है, बस ये जो बताया है ना मैंने, इसी को मैंने अंग्रेजी में लिख दूंगा, तो ऊपर आपको कह देंगे कि ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी है। अगर एग्जाम में ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी आता है 5 नंबर में, तो हम लोग यहाँ पर ये इसको लिखेंगे, इसको डायग्राम जरा समझाएंगे। डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है, ऐसा कुछ भी अपने मन से बना सकते हो भाई, ऐसे कर दो, ऐसे 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 कर दो, और एक ऊपर ऐसे बना दो, इसके ऊपर बस बना दो, और इसको कह दो कि ड्रग है, रिसेप्टर है। तो ऐसे कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डायग्राम तो भाई अपने मन से कुछ भी बनाया जा सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई यही बनाना है, कोई ऐसा कंफर्म नहीं। ठीक है, तो अगर 5 नंबर में आ जाता है तो ये इतना लिखो, और उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप मेंशन कर सकते हो तो कर दो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे संबंधित एक और कुछ थ्योरीज वगैरह हैं, अगर इसको भी एंटर कर सकते हो तो कर सकते हो। जनरली हम लोग देख सकते हैं कि भैया 1-2 नंबर में ये एक थ्योरीज पूछी जा सकती हैं, तो ये भी ऐसा ही समझ लो यार, ये भी वही है जो बताया है ना, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा कहानी भिन्न है, थोड़ा सा भी भिन्न है। तो आओ देखते हैं यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में इस चीज़ को कैसे लिखा है। मैंने लिखा है कि भैया रिसेप्टर्स आर माइक्रोमोलिकुलर प्रोटीन। ये जो है रिसेप्टर, ये बहुत छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं। ठीक है भाई, प्रोटीन होते हैं, इस प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, सेल सरफेस पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई। और इनसाइड द सेल, उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई, या तो फिर सरफेस तक ही रहने दो और अंदर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन अ ड्रग, हालांकि जो लिखा है उसी को एक बार समझ लो। ठीक है, व्हेन अ ड्रग बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, जब ये आकर बाइंड हो जाता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, तो क्या होता है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में इस दवा का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब स्पेसिफिक बाइंड आके बाइंड करता है, तो बाइंड करने के बाद जो ये बना ना, ये जो बन रहा है, कुछ मान लो ऐसे बाइंड कर गया, ये बन गया, ये बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ड्रग था और रिसेप्टर आ गया, मिल गया, तो कह देंगे DR कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, DR कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो वही बोल रहा है कि इसको बोल देंगे कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोल दो, और विच इज इनिशिएट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिर वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की मतलब कहानी देखो यहाँ पर क्या हुई है, कुछ नहीं हुई है कहानी। कहानी ये हुई है कि सबसे पहले हमारे पास कोई ड्रग था, वो जाके सेल के सरफेस पर उपस्थित रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी कि ये बनाया है, मैंने पहले ही बताया कि भाई रिसेप्टर यानी कि हमारे पास होता है सेल के सरफेस पर एक बेल होता है ना, क्या कहते हैं उसको, डोर बेल, कि कोई चीज़ को अंदर आना है तो पहले पूछ के अंदर आओगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। ठीक है, तो रिसेप्टर वही चीज़ होता है। तो रिसेप्टर प्लस ड्रग जब मिलता है तो बनता है हमारे पास ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये आगे चलकर हमारे पास बायोलॉजिकल रिस्पांस देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल रिस्पांस यानी कि अरे भाई बुखार सही हो जाएगा, दर्द सही हो जाएगा, जो भी मतलब जो भी ड्रग का जो भी काम होगा वो करेगा। तो ये कहानी है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं भैया। एक तरफ हमारे पास है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब कि किस एक एबिलिटी है जो कि उसमें घुस कर बुखार को सही करने का जो ताकत है ना, उसी को हम एक तरीके से एफिनिटी बोल दे रहे हैं। तो एफिनिटी की जब कोई बात करेगा तो हम कहेंगे कि इट इज एबिलिटी ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल टू बाइंड और अटैच इटसेल्फ टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट। तो कोई भी ड्रग का उस रिसेप्टर में जाके घुसने की जो कला है, उसी को एफिनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, एबिलिटी जो है, और घुस जाएगा बढ़िया से तो फिर बढ़िया से काम भी करेगा। ठीक है भाई, एक हमारे पास होता है ईगोनिस्ट या एगोनिस्ट बोल रहे हैं। एगोनिस्ट क्या करता है, इट इज अ ड्रग, एगोनिस्ट एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि हैज़ बोथ हाई एफिनिटी एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी। यहाँ पर ये कहानी है कि हम बात कर रहे हैं भाई, मान लो कोई ये ड्रग है, ये ड्रग हमारे पास है ना कोई, इस ड्रग को अगर आप बोल रहे हो एगोनिस्ट, अगर आप इसको एगोनिस्ट बोल रहे हो, एगोनिस्ट बोल रहे हो, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये जाके आराम चिपक जाएगा और चिपक के बायोलॉजिकल रिस्पांस दिखाएगा।
ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाएगा, मतलब कि कुछ बीमारी उमारी है उसको सही कर देगा, ठीक है। तो उसी को बस बोल रहे हैं हम लोग कि एगोनिस्ट है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हो सकता है एक नंबर में कोई पूछ दे भाई एगोनिस्ट क्या होता है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। बोथ हाई एफिनिटी, घुसने की ताकत रखता है, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी, असर दिखाने की भी ताकत रखता है। इट बाइंड टू अ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, अधिक से अधिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाता है हमारे पास ईगोनिस्ट। अगर हमारे पास एगोनिस्ट ना हो, अगर हमारे पास एंटागोनिस्ट हो तो क्या होगा? अगर हमारे पास ये एंटागोनिस्ट हो तो, अगर हमारे पास ये एंटागोनिस्ट हो तो ये इट इज द ड्रग, ये भी एक प्रकार का ड्रग ही होगा। मतलब एंटागोनिस्ट भी क्या होगा? कोई ड्रग ही होगा। मान लो इस ड्रग को एगोनिस्ट बोल दो या एंटागोनिस्ट बोल दो। अगर ये एगोनिस्ट होगा तो जाएगा, चिपकेगा और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रदर्शित करेगा। परंतु अगर वो एंटागोनिस्ट होगा तो वो जाएगा, एफिनिटी रखेगा चिपकने की, परंतु जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, कोई असर नहीं दिखाएगा, बस जाके चिपक जाएगा। अब कहोगे यार चिपकने फायदा क्या? जब दवाई जाके खाली बस रिसेप्टर जाके चिपक जाए और वो कोई असर ही ना दिखाए तो फिर उससे फायदा क्या हो गया भाई? फायदा ये होगा कि मैंने बताया था ना भाई कि अगर ये बाहर से इसको सील पैक कर देगा तो कोई और इसके अंदर डालने नहीं आएगा, कोई और वायरस आएगा तो एक वो खाने नहीं आएगा, कहेगा अरे सूर्य पहले से बंद है, ठीक है, फसल है कौनों से। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर हमारे पास एंटागोनिस्ट है तो वो केवल जाकर चफन जाएगा, उससे किसी प्रकार का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रदर्शित नहीं करेगा, जीरो इंट्रिंसिक प्रभाव दिखाएगा, असर दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इट इज बाइंड टू रिसेप्टर एंड बस ब्लॉक इट, ये क्या करता है भैया? बस ब्लॉक करने का काम करता है। कि भाई एक छेद था, उस छेद में कोई वायरस आके घुस ना जाए, उसके पहले एंटागोनिस्ट आकर उस छेद को पहले ही भर देता है कि ले भाई अब कोई घुसाएगा नहीं तेरे अंदर, ठीक है। तो यही कहानी है इसमें। चलो भाई, तो भैया इसको एक बार एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास अभी कुछ खास एग्जाम्पल तो है नहीं, यही है मेरे पास, और क्या है। इसलिए समझो क्या करना है भाई। चलो इस वाले को ले लेते हैं। ये हमारे पास रहा पेन, ये रहा हमारे पास ये, इसको हम बोल देंगे ड्रग, इसको बोल देंगे रिसेप्टर। ये रिसेप्टर में छेद है, इसमें आगे घुस जाएगा। अगर देखो भाई, पहली बात तो हम लोग समझते हैं एफिनिटी, इसके अंदर घुसने की जो एबिलिटी है उसी को बोल रहे हैं एफिनिटी। एफिनिटी मतलब कि इसके अंदर घुसने की एबिलिटी। अब ये है रिसेप्टर, ये है ड्रग। अगर ये अंदर जाता है, अच्छे से बैठ जाता है, और बैठने के बाद ये इस पूरे पर असर दिखाता है, मतलब शरीर पे असर करता है, ठीक है। अगर मान लो पैरासीटामोल है तो वो शरीर पर असर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वो हमारे पास ईगोनिस्ट हो जाएगा कि अंदर घुस रहा है और घुसने के बाद जाम होकर काम भी कर रहा है। और एक और होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करेगा? वो आएगा, देखेगा, चफन जाएगा, ठीक है। अब ये काला वाला जो है ये कोई वायरस था, अब ये इसमें घुसना चाहेगा तो घुस ही नहीं पाएगा, जगह नहीं रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर आपने ये ड्रग नहीं लिया होता, ये जो लाल वाला ड्रग है नहीं लिया होता, तो ये वायरस आता और रिसेप्टर के साथ बैठ के अंदर घुस जाता और उसको परेशान करता, ठीक है। अब काला वाला हट जाएगा, ड्रग आकर घुस गया, तो अब आप सुरक्षित हो गए। अभी काला वाला मर जाएगा, इसको कोई खाने के लिए मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये इसको छेद नहीं मिला तो ये मर गया। कहानी आगे बढ़ती है और हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी। ये कुछ नहीं थ्योरी है, ठीक है, ये बस थ्योरी यही कह रही है कि रिसेप्टर इज रिजिड फिक्स शेप, ड्रग मस्ट हैव द एग्जैक्ट मैचिंग। मतलब कि ये कह रहा है कि जस्ट सपोज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस चीज़ को कि ये रहा हमारे पास कोई रिसेप्टर, ये हमारे पास कोई रिसेप्टर रहा, ये सेल है, सेल का रिसेप्टर मान लो कोई है। तो हम यहाँ पर ये जो लॉक एंड की थ्योरी है इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास ड्रग होना चाहिए ना वो एग्जैक्ट इसी साइज का होना चाहिए, तभी चिपक पाएगा। बस यही है हमारे पास ड्रग लॉक एंड की थ्योरी। दिख रहा है इसमें? लो भाई, तो दो थ्योरी है। पहला थ्योरी कह रहा है कि ये जो है एकदम शेप दोनों का बराबर होना चाहिए तभी घुस पाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भैया रिसेप्टर इज रिजिड, फिक्स्ड शेप होता है, रिसेप्टर जो है घूमता फिरता नहीं है, तो ड्रग का शेप जो है फिक्स करके इसमें घुसाओ, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैचिंग वाला शेप होना चाहिए
तभी कुछ एक्शन शो कर पाएगा, तभी कुछ एक्शन शो कर पाएगा। तो ये हो गया लॉक एंड की थ्योरी। उसके बाद कुछ लोग आए बोले कि गलत बोल रहे हो तुम, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी लेकर आ गए। आधुनिक थ्योरी किस पर काम करती है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी पर। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि भैया रिसेप्टर इज फ्लेक्सिबल। तो ये दोनों थ्योरी थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे हो गई? ये बोल रहा है कि रिसेप्टर जो है वो हिल डुल नहीं सकता है, और ये जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है वो ये कह रहा है कि रिसेप्टर जो है वो ढुल फिर सकता है। मान लो कि इसका शेप कुछ ऐसा रहा, तो अंदर नहीं घुस पा रहा है, तो ये भी अपना शेप कुछ ऐसे कर लेगा, कहेगा कि आओ घुस जाओ। ठीक है, तो सामने वाला का जो वो है उसको देखकर अपना छेद जो है अब बदल लिया, है ना। तो इस तरीके से कहानी चल रही है। तो रिसेप्टर इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होता है। व्हेन ड्रग अप्रोचेस रिसेप्टर मॉडिफाइड इट्स शेप फॉर अ परफेक्ट फिट, कि भैया अच्छे से फिट हो जाए, अच्छे से, मान लो कि ये छेद है इसमें, अच्छे से घुस जाए, इसके लिए छेद अपने आप को अपने आप पे बैलेंस कर लेगा। मान लो बहुत लंबा है, इसका घुसाने में दिक्कत हो रहा है, जैसे सपोज कि इसको ले लो, लो भाई, ये है हमारे पास ये वाला पेन। ठीक है, इस पेन का ये हमने निकाल लिया, रिसेप्टर अंदर वाला है। अब हम इसमें घुसाने जा रहे हैं, इस छेद में घुसाने जा रहे हैं, इसको घुस ही नहीं पाएगा। तो हमारे पास ये जो पहला वाला थ्योरी है, लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी ये कह रहा है, लॉक एंड की थ्योरी ये बोल रहा है कि ये जो ड्रग है ना, इसको इसी के लायक बनाओ, उसको कुछ ऐसा बनाओ तभी घुस पाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, दूसरा का वाला थ्योरी जो है, वो ये कह रहा है कि ये जो छेद देख रहे हो ना, ये छेद हमारे पास अपने आप से बड़ा हो जाएगा, इसको देख के बड़ा हो जाएगा और अपने आप घुस जाएगा जो है कि। तो दो थ्योरी है, समझ में आ गई होगी। चित्र उत्र बना दोगे एग्जाम में, मजा ही आ जाएगा। और क्योंकि मैंने बोला है कि ये जो क्वेश्चन है ये 1-2 नंबर के होते हैं, तो MGKP वाले बकलोल होते हैं, वो सब इसको 20 में डाल देंगे, है ना। तो आप लोग अगर चित्र वगैरह याद रखोगे थोड़ा सा फायदा रहेगा, है ना। तो ये सब कहानी है, क्योंकि उन लोग का कुछ भी हो सकता है भाई, इसको उठा कर 20 नंबर में डाल देंगे तो कुछ भी हो सकता है, और इसको दे देंगे 2 नंबर में। ये सब कहानी होता है हमारे पास। तो इतना हमने पढ़ लिया, अब क्या हमारा कहानी खत्म? नहीं, कहानी खत्म नहीं है। को एस्पिरिन पढ़ना है, डिस्प्रिन पढ़ना है, डिस्प्रिन पढ़ रहा हूँ, क्या कहता हूँ उसको भाई, पैरासीटामॉल पढ़ना है, पैरासीटामॉल पढ़ेंगे, और जो पॉम वगैरह पता नहीं क्या क्या है वो सब पढ़ेंगे, कहानी खत्म करेंगे। हम लोग बात करें अगर एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन वगैरह हम सबको पता है भैया, सिर दर्द वर्द होता है तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। हमारे पास जो एस्पिरिन होता है वो एनाल्गेसिक होता है, दर्द निवारक होता है, एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार कम करने वाला होता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है यानी कि सूजन को कम करने वाला होता है। अगर आपको सूजन है, बुखार है, दर्द है, तो इन तीनों ही कंडीशन में आप एस्पिरिन का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज टू रिड्यूस पेन। हमारे पास हेडेक वगैरह होता है तो हम लोग एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। जैसे डिस्प्रिन होता है ना, डिस्प्रिन का यूज़ करते हैं सिर दर्द में, तो वही एस्पिरिन है। तो साइड इफेक्ट की बात करते हैं, साइड इफेक्ट पूछा जा सकता है। साइड इफेक्ट है हमारे पास, गैस प्रॉब्लम हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, थीन होता है, ब्लड हमारा इसके खाने के कारण हमारा ब्लड जो है वो थिन हो जाता है। ठीक है, थिन हो जाता है, उल्टी उल्टी होने लगेगा भाई। ठीक है, समझ रहे हो, उल्टी होने लगेगा, लोग गलत समझ लेंगे आपको। तो ये कहानी है, बस खत्म ही है चैप्टर, बस रुक जाओ 2 मिनट, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से यार। चलो भाई, तो अब फटाक से इसको बनाने का तरीका देखते हैं। इसकी अगर आप बात करते हो केमिकल नेम की, तो वो होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसके बनाने की बात करें तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर OH, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे कर दो, यहाँ पर COOH लगा दो, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल हमारे पास है। अरे हिंदी में लिख दिया मैंने यार, चलो अंग्रेजी में लिखना है यार, क्या दिक्कत है, मुझे तो हिंदी में आ रहा था। खैर, हम लोग नेक्स्ट लेंगे O नहीं, C डबल बॉन्ड, इधर CH3, C डबल बॉन्ड, इधर CH3, इसको हम लोग बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। हाई ड्राइड, हाइड्रोइड ऐसे लिख दें, स्पेलिंग मुझे नहीं पता यार, देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड।
किताबों में नहीं लिखा है, देख रहे हो, इसे देखो कहानी है। पहाड़ में जाओ जो है कि एनहाइड्राइड लिख दो, एनहाइड्रॉइड होता है, एनहाइड्राइड, ड्राइड, DRID, पहाड़ में जाओ एनहाइड्राइड लिख दो यार। इसलिए हिंदी अच्छा है, पढ़ा बोलो लिख दो जो है। यहाँ पर यार साथ में H2SO4 ले लो। कौन सा? सांद्र, सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड SO4 ले लो। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये यहाँ से टूटेगा और टूट कर घुस जाएगा यहाँ पर, और घुस के बना देगा हमारे पास एस्प्रिन। ठीक है, घुस के बना देगा यहाँ पर एस्प्रिन। तो और चलो बनाते हैं हमारे पास एस्प्रिन को। तो ये टूट गया है और हमारे पास ये फिर से बना, COOH सेम रहेगा, और ऊपर हमारे पास कांड होगा। अब यहाँ से टूटा है, या तो ये यहाँ जुड़ेगा या तो ये यहाँ जुड़ेगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर वाला ग्रुप जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा C+O, इधर CH3, ये एस्प्रिन बन गया। ठीक है, एस्प्रिन बन गया। इसके साथ अगर बात करें तो हमारे पास बनता है ये, यानी कि प्लस में हमारे पास एक और चीज़ बनेगी, कहाँ लिखूँ मैं? प्लस हमारे पास बनेगा ये CO, समझ आओ पहले, C+O, इधर CH3, ये जो OH है ना घुस के यहाँ चिपक जाएगा। तो लो भैया, ये जो बना है हमारे पास, ये बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है, बोले तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। तो भैया ये है हमारे पास एस्प्रिन। अब डिस्प्रिन बनाने के बाद, डिस्प्रिन कह रहा हूँ मैं, पैरासीटामोल बनाना भी देख लेते हैं हम लोग। पैरासीटामोल भी आ सकता है क्वेश्चन, अगर मान लो अगर किस्मत बढ़िया रहा तो उस पर नोट लिखने के लिए सब देते हैं, बोलते हैं कि एस्प्रिन पर नोट लिखो। तो नोट लिखने में क्या करेंगे, उसके बारे में बता देंगे कि क्या क्या काम करता है ये, इसके दुष्प्रभाव बताएंगे, इसको बनाने का तरीका देखेंगे, और इसके जो लाभ हैं हम लोग वो बता देंगे। इसी के साथ अगर पैरासीटामोल की बात आती है, पैरासीटामोल कैसे बनाया जाता है, उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, बस कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं पैरासीटामोल पर। आओ भाई, तो अगर हम लोग बात करें पैरासीटामोल की, तो इसको हम लोग एसिटामिनोफेन बोलते हैं, और इसको हम लोग बुखार उखार में यूज़ करते हैं। तो बुखार में जिन दवाइयों का यूज़ करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। तो पैरासीटामोल हमारे पास क्या हो जाएगा? एंटी एंटी पायरेटिक। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि पैरासीटामोल जो है वो पेन रिलीवर भी होता है। दर्द वर्द होता है ना, सिर दर्द, तो डॉक्टर लोग पैरासीटामोल सुझा देते हैं कि भाई दर्द हो रहा है तो तुम जो है कि इसका यूज़ कर लो, पैरासीटामोल का। तो पैरासीटामोल हमारे पास दर्द निवारक भी होता है, पेन रिलीवर भी होता है। तो पेन रिलीवर को हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं एनाल्गेसिक। पेन रिलीवर। तो ये कहानी हमारे पास है। बनाते कैसे सबसे जरूरी वो चीज़ है। तो इसको बनाते हैं OS ले लो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, NH2 ले लो, प्लस हमारे पास O ले लो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और इसको ऐसे कर दो। ये हमारे पास क्या बन गया? ये फिनॉल है, और ऑर्थो पर क्या है? एमीन ग्रुप है। तो ऑर्थो करो, पैरा पर एमीन ग्रुप है, तो पैरा एमीनो फिनॉल बोल दो, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इनका अभिक्रिया करा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा पैरासीटामोल। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ओ भाई ऐसे मत करो, ऐसे 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 ऐसे। ऊपर OH मस्त घूम रहा है, मतलब ठीक है, OH मस्त घूम रहा है। NH3 NH2 जो नीचे है बस वहीं पर कांड होगा, ये हो जाएगा NH, एक H हट जाएगा, और यहाँ पर ये जो है फिर से टूटेगा, यहाँ से ये फिर से टूट गया, और टूट कर जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये आकर CONH3 से जुड़ जाएगा, और हमारे पास पैरासीटामोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आओ चलो जोड़ते हैं भाई। ठीक है, आओ जोड़ते हैं। एक H, देखो भाई ऐसे था ना सिस्टम, H, तो ये H हम लोग देखेंगे निकल जाएगा, एक H बचेगा, और इसके साथ जुड़ जाएगा C+O CH3। ये बन गया हमारे पास पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को हम लोग पैरासीटामोल केमिस्ट्री में नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे, बड़ा खतरनाक नाम है, N4 हाइड्रोक्सी फेनिल एसिटामाइड। ठीक है,
फेनिल फेनिल एसीटामाइड, तो ये बोलते हैं। उसके बाद ये जो है सी एच जो है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और वही एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो खैर वो सब तो होता रहेगा, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। मेन हमारा जो बनना था वो बन चुका है। खैर नीचे बनाना है तो बना ही दो, या फिर यहाँ पर नीचे लिख दूँ। प्लस हमारा बनेगा सी, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है पैरासीटामॉल। इसके बाद हमारे पास एक और दवाई है, इसका नाम है हमारे पास डाइएज़ापाम, डाइएज़ापाम, ठीक है, डाइएज़ेपाम लिख सकते हो। तो ये जो होता है ये नींद न लगना या फिर तनाव वनाव होता है तब जो है डॉक्टर देता है। तो नींद भी नहीं लगता है तो डायज़ेपाम ले जाता है। इसके हानिकारक तत्व तो ये होते हैं कि भाई अगर ज़्यादा खा लोगे तो आपको इसका एक तरीके से ड्रग वाला सिस्टम हो जाएगा कि भाई इसके बिना आपका मन ही नहीं लगेगा, मन करेगा कि खाते रहो, सुस्ती मज़ा ही आ जाएगा भाई, क्या ही ज़िंदगी हो जाएगी, दिन में तारे दिखेंगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए डायज़ेपाम का। बाकी अगर इसके पैरासीटामॉल की बात करें तो इसके तो भैया सब कोई खाता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट सबको पता है ना। अगर खाली पेट खा लोगे तो जी मिचलाएगा, लीवर ख़राब करने में इसका योगदान होता है। 2 ठो बहुत है अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो बनाने का तरीका हमने देख ही लिया। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपकी किस्मत बहुत बेकार रहेगी तो हो सकता है कि अंड-संड सवाल से पूछ दे, बाकी इसमें से ही सवाल पूछता है। किस्मत ख़राब रहने पर हो सकता है कि 20 नंबर में ये सवाल आ जाए तो ऐसा हो सकता है। खैर मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारे पास यहीं से ख़त्म होता है और अब बाद में देखा जाएगा क्या होता है। अब कुछ बचा-वचा नहीं है ख़ास, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ यार मैं। एस्पिरिन का दुष्प्रभाव पूछा है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास कुछ दवाइयाँ वगैरह हैं, उनके बारे में नोट्स लिखने को बोल सकता है। खैर हमने लगभग पढ़ ही लिया है। बाकी SAR पिछली बार पूछा था, इसलिए हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे। बाकी ड्रग, ये जो हमारे पास ड्रग का क्लासिफिकेशन है हमने पढ़ा था शुरुआत में, वो भी देखेंगे, मतलब देख लेंगे, बढ़िया रहेगा। और का वर्णन करने पर बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन कि भैया इसका वर्णन करो, एस्पिरिन का वर्णन करो, पैरासीटामॉल का वर्णन करो, और अजीब अजीब से नाम है भाई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो जो हमने पढ़ लिया है वही को देख के एग्ज़ाम में चाप के आ जाना है भाई। एस्पिरिन और पैरासीटामॉल के भरोसे हम लोग एग्ज़ाम में जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। बाकी ख़त्म मेडिसिनल केमिस्ट्री भाई। चलो भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट में।